नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर आज हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से बूस्टर डोज की अनुमति की डिमांड की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुरुवार को काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी एक महीने के भीतर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर आज हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। बैठक का समय आज सुबह 10 बजे तय है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई विभागों के अफसर भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि मीटिंग में कोरोना गाइडलाइन को और ज्यादा सख्त करने पर बातचीत की जा रही है। साथ ही क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले सेलिब्रेशन को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा और बूस्टर डोज की जरूरत पर भी चर्चा की जाएगी। ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में भी हो चुकी है। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर 254 हो गए। पश्चिम बंगाल में भी विदेश से लौटे 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। हरियाणा में 4 संक्रमितों की पहचान भी की गई है। वहीं केरल और गुजरात में भी बुधवार को 9 नए मरीज की पहचान हुई है। केरल में कुल मामले 24 हो गए हैं, जबकि गुजरात में नए वेरिएंट के मरीज 23 हो गए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर भी रोक लगा दी है और बार और सिनेमा घर भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के इकट्ठा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है और बार और सिनेमा घर भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के इकट्ठा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने नए आदेश जारी कर दिल्ली पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया है कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। इतनी सख्ती के बावजूद दिल्ली वाले कोरोना में गाइडलाइंस का ध्यान जो है वो नहीं दे रहे हैं और यहाँ के सरोजनी नगर मार्केट का एक वीडियो भी सामने आया है, जहाँ सस्ते कंबल खरीदने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने की जगह ही नहीं बची है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बुधवार को 24 घंटे के अंदर कोरोना के 125 मामले दर्ज किए गए थे। यह पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में इस समय कोरोना के 624 एक्टिव केस हैं। पिछले 5 महीनों में यह सबसे ज्यादा है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 0.2% और रिकवरी दर 98.21% है। बीते दिन 58 कोरोना मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं और कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना के दिल्ली में 14,42,515 मामले सामने आने से दिल्ली में 25,102 लोग की जो है इस दौरान मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से बूस्टर डोज की अनुमति की डिमांड की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में 99% लोगों को पहला डोज लग चुका है और 70% लोग दूसरी डोज ले चुके हैं। लिहाजा अब केंद्र को दिल्ली के लोगों के लिए बूस्टर डोज देना चाहिए। केजरीवाल की इस मांग के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सियासी तनातनी जो है वो बढ़ सकती है। इसलिए नहीं कि बूस्टर डोज की मांग गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह मांग ऐसे समय आई है जब केंद्र के पास इसे लेकर फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है। सूत्रों की माने तो केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने इस दिशा में काम करने की सलाह केंद्र को दी है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी कोई भी जवाब जो है वो नहीं मिला है। दिल्ली और महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं। केजरीवाल की मांग तक संक्रमितों की संख्या 50 का आंकड़ा जो है वो पार कर गई थी। कोविड टास्क फोर्स प्रमुख एवं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि बूस्टर डोज को लेकर संबंधित सभी संस्थाएं एक्टिव हैं। चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बूस्टर डोज को लेकर संसद में भी चर्चा की है। बूस्टर डोज कब दिया जाएगा, कौन सा डोज दिया जाएगा, इसको लेकर काम चल रहा है, लेकिन इससे पहले ओमिक्रॉन को लेकर और ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत है। कुल मिलाकर बूस्टर पॉलिसी पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन अब तक
कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल को यह नहीं पता कि बिना पॉलिसी के बूस्टर डोज नहीं लग सकते हैं। हैरत वाली बात यह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की मीडिया सलाहकार रजत तिवारी इस सवाल पर चौंकते हुए नजर आए। उनका कहना है कि ऐसी कोई भी मांग सीएम ने नहीं की है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय के संज्ञान में भी नहीं है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज अलीगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। इगलास में समाजवादी पार्टी व रालोद की सभा होगी और पूर्व सीएम के रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम की सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वहीं इस कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन की ओर से जिले में रूट डायवर्जन भी किया गया है। आपको बता दें कि जिला सूचना अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में यातायात व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वीआईपी मूवमेंट के चलते रूट डायवर्जन को लागू किया गया है, जिससे कि आमजनों को किसी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। रूट डायवर्जन की व्यवस्था सुबह 10 बजे से लागू हो जाएगी, जो कार्यक्रम खत्म होने तक लागू रहेगी। वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गोंडा थाने को यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उच्च अधिकारी की ओर से प्रभारी निरीक्षक गोंडा को निर्देशित किया गया है कि कार्यक्रम शुरू होने से लेकर इसके समाप्त होने तक इगलास की तरफ सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इगलास की ओर जाने वाले वाहनों को गोरई मोड़ नहर से ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा और इसके साथ ही प्रभारी निरीक्षक गोंडा इगलास मंडराग सासनरी गेट रोरवार पे जो है मौजूदा तहकीकात और जानकारी की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुरुवार को काशी आ रहे हैं। पीएम मोदी एक महीने के भीतर दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी को लगभग 2100 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम करखिया गांव और अमूल दूध प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे और इस खास बात यह है कि कृषि कानून वापस होने और किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पीएम मोदी की किसानों के साथ सीधा संवाद का इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार किया जा रहा है। वे वहां 1 लाख किसानों को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले एक महीने के अंदर पीएम मोदी ने काशी आकर 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भी किया था। यही नहीं, भाजपा शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ क्रूज पर बैठकर गंगा आरती देखते हुए अगले दिन सम्मेलन में भी हिस्सा लिया था। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 2.5 घंटे काशी में ही रहेंगे। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाले 34 वर्षीय आरोपी को पश्चिमी क्षेत्रीय साइबर पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ठाकरे के व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकी दी थी। आरोपी ने एक मैसेज में ठाकरे पर अभिनेता सुशांत राजपूत की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। आरोपी ने 8 दिसंबर की आधी रात के करीब सबसे पहले आदित्य ठाकरे को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। इसमें उन्होंने सुशांत सिंह की मौत को जिम्मेदार ठहराया था और इसके बाद उनसे 3 फोन किए। ठाकरे ने इसे रिसीव नहीं किया। इसके बाद आरोपी ने आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी भेजी। ठाकरे ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने ठाकरे को जान से मारने की धमकी दी थी। भेजे गए मैसेज में आरोपी ने लिखा कि तूने सुशांत राजपूत को मारा, अगला नंबर तेरा ही होगा। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फैन बताने वाले जय सिंह ने 8 दिसंबर की रात भेजे मैसेज में ठाकरे को अपशब्द भी कहे थे। साइबर पुलिस ने तकनीकी की मदद से जांच की और उन्हें बताया गया कि आरोपी उस समय बेंगलुरु में था, जिसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के उत्तराखंड चुनाव में संगठन से सहयोग न मिलने के बयान पर पंजाब में भी बवाल शुरू हो गया है। श्री आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इशारों में कांग्रेस हाईकमान पर हमला बोला है। तिवारी ने कहा है कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड भोग पूरा ही डालेंगे, लेकिन कोई कसर न रह जाए। यह पहली बार नहीं है कि तिवारी इस तरह के इशारों में हमलावर हुए हैं। इससे पहले भी वे पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू से लेकर कांग्रेस हाईकमान के नए नेताओं पर भी निशाने साधते रहे। रावत के संगठन से सहयोग न मिलने के बयान पर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी तंज कसा था। उन्होंने रावत को कहा था कि जो फसल बोई है वही काटनी पड़ती है, आपको भविष्य की कोशिशों के लिए शुभकामनाएं। हरीश रावत जी, कैप्टन का तंज इसलिए अहम है क्योंकि उन्हें पंजाब के सीएम की कुर्सी से हटाने में रावत का अहम योगदान रहा है। उन्होंने ही नवजोत सिद्धू को सक्रिय करने के बाद पंजाब प्रधान बनाने के लिए खूब लॉबिंग की थी। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस छोड़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने लिखा कि ना अजीब सी बात है कि चुनावी रूपी जो है समुद्र में तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा होता जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ दिए। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मेरठ एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं मेरठ में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन मंत्री के साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में नोएडा से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। इसे 4 चरणों में बनाया गया है, जबकि इस एक्सप्रेसवे पर करीब 9,000 करोड़ की लागत आई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सराय काले खां से डासना तक 14 लेन की रोड बनाई गई है, जिसमें बीच की 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए आरक्षित है। वहीं एक्सप्रेसवे के किनारे 2-2 लेन का नेशनल हाईवे 9 है और फिर एनएच के बराबर में 2-2 लेन की सर्विस रोड भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से मेरठ तक सड़क मार्ग से मेरठ जाएंगे। इस दौरान सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गाजियाबाद में डासना में 11 बजे इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम का लोकार्पण करेंगे। इस कंट्रोल रूम से एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 दिसंबर को किसानों को सम्मान देंगे। सुबह 9:30 बजे लोक भवन में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यूपी सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणा भी कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना का प्रयोग यूपी की योगी सरकार भी कर सकती है। राज्य के 2.42 करोड़ से ज्यादा किसानों को राज्य के खजाने से भी नगद धनराशि देने का प्रस्ताव है। केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले साल 2018 में लघु और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो है देने की घोषणा की थी। इस योजना की घोषणा से मोदी सरकार ने बड़े और बहुमत से जोरदार वापसी की थी। 2,54,000 किसान इससे लाभान्वित भी हुए थे। इनके खातों में 37,521 करोड़ रुपए किसान कर्ज माफी के लिए और 2017 में प्रदेश की सत्ता में आने पर 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की गई थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत जल्द ही पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। इसके संकेत हरीश रावत की तरफ से बुधवार को सोशल मीडिया पर अपलोड की गई 2 पोस्ट से मिले हैं, जिनमें उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस आलाकमान के रवैये पर सवाल खड़े करते हुए साथ छोड़ने का इशारा किया। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा जो है चुनाव होने हैं। ऐसे में हरीश रावत के इस बयान के जो है सियासी मायने हैं वो भी बढ़ गए हैं। उधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अब कांग्रेस के बागी हो चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह रावत पर तीखा तंज उन्होंने कसा है। पंजाब में कांग्रेस छोड़ने के लिए अमरिंदर सिंह रावत को बहुत हद तक जिम्मेदार भी मानते हैं। उन्होंने रावत से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि जो बोगे वही काटोगे। हरीश रावत को गांधी परिवार का बेहद करीबी भी माना जाता है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए गांधी परिवार पर ही निशाना साधकर सबको चौंका दिया है। रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बहुत अजीब सी बात है कि आला हाईकमान जो है अब बेरुखी जो है वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है।
तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने 2022 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को अपनी मंजूरी दी है। मिलिंग खोपरा की एमएसपी को 2022 सीजन के लिए बढ़ाकर 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 2021 में यह 10,335 रुपए प्रति क्विंटल थी। बाल खोपरा के लिए एमएसपी को 2022 सीजन के लिए बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिया गया है। 2021 में ये 10,600 रुपए प्रति क्विंटल थी। एमएसपी बढ़ाने का फैसला कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिशों पर आधारित है। CACP प्रोडक्शन की लागत, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में तेल कीमतों के रुख, खोपरा और नारियल तेल की कुल मांग और आपूर्ति, उपभोक्ताओं पर एमएसपी बढ़ोतरी के प्रभाव के आधार पर समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश करता है। खोपरा उत्पादन में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और पॉलिश चैम्बर ऑफ स्टेट ऑडिटर्स के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा कैबिनेट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ मॉरिशस के बीच MOU पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी है। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ फिल्म एक्ट्रेस नोरा फतेही सरकारी गवाह बन गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने नोरा से इस मामले में पहले ही पूछताछ कर चुका है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी को दिए बयान में जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के अलावा शिल्पा शेट्टी और श्रद्धा कपूर, हरमन बावेजा जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स का नाम भी लिया था। अब इस मामले में नोरा फतेही के सरकारी गवाह बनने से सुकेश चंद्रशेखर की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। सुकेश की पत्नी लीना पॉल ने चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले में नोरा फतेही को एक BMW कार और एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सेक्शन और 50 के तहत नोरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को गलत भी बताया है। और स्टेटमेंट के मुताबिक सुकेश ने शिल्पा शेट्टी से भी कांटेक्ट किया था, जिसमें उसने राज कुंद्रा की कंडीशनल रिलीज के बारे में भी बात की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर, पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट में संज्ञान लिया था। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। इसके पहले यह खबर सामने आई थी कि सुकेश ने जैकलीन फर्नांडिस को लाखों करोड़ों के तोहफे नहीं बल्कि और भी अत्यधिक महंगे गिफ्ट जो है उनको दिए हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 26 दिन में 3 बार लुधियाना पहुंच चुके हैं और वह मुल्लापुर दाखा में संदीप संघू की तरफ से करवाई जा रही चुनावी जनसभा को भी जो है संबोधित करेंगे। इसके बाद उनकी तरफ से मुल्लापुर दाखा में ही नए बने बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया जाना है। इससे पहले उनकी तरफ से किसान नेताओं के साथ बैठक भी की जानी है। यह रैली रायकोट रोड पर अनाज मंडी में रखी गई है, जिसमें उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और अमरिंदर सिंह राजा वडिगबीर पहुंचेंगे। कैप्टन संदीप सिंह संघू का कहना है कि मुख्यमंत्री इस रैली में मुल्लापुर के लिए कई बड़े ऐलान भी करने वाले हैं और रैली में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेने वाले हैं। कैप्टन संदीप संघू पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के काफी नजदीक रहे। सरकार के समय वह उनके निजी सलाहकार रहे और अमरिंदर सिंह पूरा कामकाज भी उन्हीं का वो देखते रहे। उनकी तरफ से विधानसभा क्षेत्र मुल्लापुर दाखा और उपचुनाव में भी जो चुनाव लड़ा गया था, मगर वह अकाली दल के मनप्रीत सिंह अयाली से हार गए थे। सरकार में होते हुए भी हार जाने के कारण पार्टी की साख को भी धक्का लगा था, मगर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह से अलग हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा के जरिए कैप्टन और कांग्रेस के काफी वो नजदीकी मानने जा रहे थे। मुल्लापुर दाखा में हो रही रैली के दौरान शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया का मुद्दा काफी हावी रहने वाला है।
गुजरात में कुल 8,686 ग्राम पंचायतों के चुनावी जो है नतीजे मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। इसके बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। वहीं कच्छ जिले की अंजार तहसील के दुधई गांव में एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाने का मामला जो है वो सामने आया है। नारेबाजी का वीडियो सामने आने के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए। संघवी ने बताया कि मामले पर कच्छ के रेंज आईजी से बातचीत हुई है। जांच कर चुके आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दुधई गांव में मंगलवार शाम 4200 मतों से चुनाव परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें रीनाबेन रंगूभाई कोठीवार 1026 मतों के साथ विजेता घोषित की गई थी, जिसके बाद उनके समर्थक मतदान केंद्र से जीत का जो है जश्न मनाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच भीड़ में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाना शुरू कर दिया। हालांकि नारे लगाने वालों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। विजयी महिला सरपंच रीनाबाई रंगूभाई कोठीवार के पति रघुभाई कोठीवार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि हमें भी वीडियो की जानकारी मिली है। जीत के बाद हमारे समर्थक जश्न में नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन देश विरोधी नारे लगाने वालों के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हम अपने स्तर से भी इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। ऐश्वर्या राय के बाद अब फिल्म स्टार और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी व बेटे पर भी ईडी ने शिकंजा जो है वो कस सकता है। सूत्रों की माने तो शत्रुघ्न सिंह की पत्नी पूनम व बेटे कुश सिन्हा के खिलाफ शिकायत एक जमीन के मामले को लेकर दर्ज की गई है। मामला यह साल 2002 का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता संदीप दबादे ने का कहना है कि उनके पिता गोरखनाथ दबादे ने मुंबई स्थित 60,000 वर्ग फीट जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश और उनकी पत्नी पूनम के नाम 2002 में कर दी थी। उसके बाद साल 2007 में गोरखनाथ की मौत हो गई। कानून के मुताबिक उस जमीन का मालिकाना हक हमारा होना चाहिए। संदीप आगे कहते हैं कि इस जमीन को शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश ने बेचने की कोशिश की है। उनका यह भी आरोप है कि उनके पिता के नाम का फायदा उठाकर इस जमीन को राजस्व विभाग में अपने नाम से दिखाने की भी कोशिश की गई है। वे कहते हैं कि सिन्हा परिवार के लोग इस जमीन का 2004 से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर हमने पहले भी मुंबई पुलिस से शिकायत की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। इसके बाद हमने ईडी को डाक के जरिए शिकायत भेजी है। अब देखना यह होगा कि ईडी इस मामले में कार्रवाई करती है या नहीं, या वापस पुलिस के पास मामला भेजा जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ईडी उन्हीं मामलों में कार्रवाई करती है जहां पैसों का लेन देन होता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।